नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम विचार करेंगे आदिकालीन चारण काव्य की प्रमुख विशेषताएं। आदिकाल में वीरत्व का एक जो स्वर सुनाई पड़ा, इस स्वर के स्वरूप को समझने से पहले तात्कालिक युग को बताने वाली परिस्थितियों को समझ लेना बहुत आवश्यक है। भारतवर्ष के इतिहास में ये वह समय था जब मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार हो रहे थे। इसके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़े थे, जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य थे। हर्षवर्धन के निधन के पश्चात भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता का केंद्र बन गया। कन्नौज, दिल्ली, अजमेर आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ प्रतिष्ठित हुई। उधर भाषा की शिष्ट समझे जाने वाले चारण लोग काव्य में उसी का प्रयोग करते थे। यही कारण है कि भक्ति काल में जिस क्षेत्र में अवधि और ब्रज का महान साहित्य का सृजन हुआ, आदिकाल में उस क्षेत्र में साहित्यिक प्रयत्नों का कोई परिचय नहीं मिलता। आज के हिंदी भाषी क्षेत्र में जिस अपभ्रंश रचनाओं की सृष्टि हुई है, वे या तो लुप्त प्राय हो गई है या उनके मूल स्वरूप है वो विकृत हो गए हैं। इस प्रकार आदिकालीन उपलब्ध साहित्य प्राय पश्चिमी भारत में ही रचा गया। अतः यह स्वाभाविक ही है कि उस समय की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर पड़ी है। हर्षवर्धन के उपरांत केंद्रीय शासन जब टूट गया और खंडों में स्वतंत्र राजा प्राय आपस में लड़ा करते थे, बीच बीच में मुसलमानों के आक्रमण भी होते रहते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी साहित्य का आरंभिक युग आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण से त्रस्त युग था। अन्य क्षेत्रों में भी देश अवनति की ओर बढ़ रहा था। ऐसे वातावरण में युद्ध प्रिय और राजपूत अपनी स्तुति गान चाहते थे। उन्हें अन्य राज के गुणों को विकसित करने के लिए अवकाश ही कहाँ था। आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग के वातावरण का चित्रण इन शब्दों में किया है। लड़ने वालों की संख्या कम थी क्योंकि लड़ाई जाति विशेष का पेशा मान लिया गई थी। देश रक्षा के लिए या धर्म रक्षा की समूची जनता का एक जगह हो जाने का विचार ही नहीं उठता था। लोग क्रमशः जातियों और उपजातियों में और संप्रदाय और उप संप्रदाय में विभक्त होते जा रहे थे। लड़ने वाली जाति के लिए सचमुच ही चैन का रहना असंभव हो गया था, क्योंकि उत्तर पूर्व पश्चिम सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने का एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी क्षेत्र के लोग थे जिनके कार्य था हर प्रसंग के अनुसार आश्रयदाता को युद्ध उन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार। इस प्रकार चारणों का ध्यान वीर गाथाओं की सृष्टि में उतना ही सहज और स्वाभाविक था। ये तो साधारण बात है कि जिस समय कोई देश लड़ाई में व्यस्त रहता है और जिस काल में युद्ध की ध्वनि प्रधान और व्याप्त रहती है, उस काल में वीरो उल्लासनी कविताओं की गूंज सुनाई देती है। वीरत्व के नए स्वर की गूंज से आपूरित वीर गाथात्मक चरित्र काव्यों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहले विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा और राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव था। उस समय छोटे छोटे राजा परस्पर लड़ते झगड़ते रहते थे। उनकी केंद्रीय सत्ता हत्याने की होड़ लगी रहती थी। ऐसे में आश्रयदाता कवियों की वीरता का गान तो उत्साह के साथ किया, किंतु राष्ट्रीय भावना का पूर्णतः उनके साहित्य के अंदर अभाव रहा। दूसरा पॉइंट है युद्धों का सुंदर और सजीव चित्रण। कर्कश पदावली के बीच में वीर भावों से भरी हुई हिंदी के आदिकाल की वीर गाथाएँ सारे हिंदी साहित्य में अपनी स्थानी नहीं रखती। दोनों ओर से सेनाओं को एकत्रित होने पर युद्ध का साज और आक्रमण का वर्णन जैसा रीतिकाल में भी नहीं मिलता, उतना आदिकाल में मिलता है। इनकी वीर वचनावली और शस्त्रों की झनकार स्पष्ट सुनाई दे पड़ती है और युद्ध वर्णन का जो उतना सजीव चित्रण इस काल में हुआ है, उतना और कहीं नहीं दिखाई पड़ता। तीसरी विशेषता है वीर और श्रृंगार का समन्वय। वीरत्व का नया स्वर श्रृंगार से पोषित है। उस समय स्त्रियां ही प्राय पारस्परिक वैमनस्य के कारण हुआ करती थी। इस कारण वीर गाथाओं में उनके स्वरूप का वर्णन करना कवियों को अभिष्ट था। इसलिए कभी कभी तो वीर गाथाओं को शोभा बढ़ाने के लिए कवि अपने चरित्र नायकों का विवाह और रोमांस की कल्पना कर लेते थे। युद्ध के समय ही नहीं, शांति के समय भी वीरों का विलास प्रदर्शन और श्रृंगार बड़ा ही सुंदर वर्णन इनके साहित्य में मिलता है। चौथी विशेषता इनकी है ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना का प्राचुर्य।
जहाँ केवल प्रशंसा करना मात्र ही कविता का उद्देश्य रह जाता है, वहाँ इतिहास की ओर से दृष्टि हटा लेनी पड़ती है। ऐसी कविता में संकीर्ण क्षेत्र में आबद्ध करना पड़ता है। इस प्रकार वीर गाथाओं में कवियों ने चरित्र चित्रण में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, इसीलिए कल्पना का प्राचुर्य और ऐतिहासिकता की उपेक्षा दिखलाई पड़ती है। 5वां पॉइंट है वीर गाथाओं में भावोन्मेष का अभाव। वीर गाथाओं में वर्णनात्मकता अधिक है, वस्तुओं की सूची और सेना आदि का वर्णन आवश्यकता से अधिक है, इसलिए वीरता की सूचना देना और कहीं कहीं इसके वर्णन नीरस हो गए हैं। वीर गाथाओं में कवि का आदर्श उनके चरित्र नायक का वर्णन तक ही सीमित हो गया है। 6वां पॉइंट है प्रबंध और मुक्तक गीत। वीर गाथाएँ 2 रूपों में उपलब्ध होती है, वीर गीतों के रूप में और प्रबंध काव्य या चरित्र काव्य के रूप में। जहाँ तक चरित्र काव्य का संबंध है, ये वीर गाथाएँ पूर्ववर्ती जैन अभ्रंश चरित्र काव्यों की परंपरा में है। पृथ्वीराज रासो एक महान वीर गाथात्मक चरित्र काव्य है। मुक्तक वीर गीतों का स्वरूप विसल देवरासो आदि में देखने को मिलता है। 7वां पॉइंट है छंदों की विविधता। वीर गाथाओं का एक सबसे बड़ी विशेषता है प्रबंधात्मक में छंद परिवर्तन की। पृथ्वीराज रासो में छंदों का परिवर्तन बहुत अधिक हुआ है, पर कहीं कहीं अस्वाभाविकता नहीं आई है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के संबंध में लिखा है कि रासो के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। पृथ्वीराज रासो में गुणंतर तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। 69। 8वां पॉइंट डिंगल का सौंदर्य। वीर गाथाओं के संबंध में एक बात और कहनी है कि वह यह है कि डिंगल भाषा वीरों की भाषा है, वीरत्व को प्रदर्शन करने की उपयुक्त भाषा है। चारण अपनी कविता में बड़े ऊंचे स्वर में पढ़ते थे और द्वित वर्णों की प्रधानता के कारण डिंगल इनके लिए उपयुक्त भाषा थी और उनके साहित्य में ज़्यादा डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। 9वां पॉइंट है रासो यानी चरित्र काव्य का रचना। चारण काव्यों के नाम से अंतिम शब्द रासो अपनी विशेषता रखता है। प्राय चारण काव्य रासो के नाम से लिखे गए हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने रासो का मूल रसायन शब्द से खोजा है। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बताते हैं। विशल देव रासो के काव्य में रसायन शब्द बार बार आया है। नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक शब्द से मानी है, जिसका अर्थ राजस्थानी भाषा के अनुसार कथा काव्य होता है। ब्रज भाषा में रासो शब्द झगड़े का अर्थ में प्रचलित है। रासक शब्द एक रूपक और उपरूपक भी रासो के रूप में माना जाता है। रासक एक 21 मात्रा का छंद भी है, जिसका प्रयोग रासो ग्रंथों में बहुत हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनुमान है प्रारंभ में रासक जातीय ग्रंथ प्रधान थे, इसी छंद में लिखे जाते होंगे। फिर रासो चरित्र काव्य के महत्वपूर्ण काव्य रूप है। आदिकालीन रासो निश्चित रूप से राजस्थानी भाषा में चरित्र चारणों कवियों और चरित्र काव्यों के सूचक है। रासो नामधारी चारण कवियों या चारण काव्यों की सामान्य विशेषता ऐसी घटनाओं का वर्णन है जिसमें ऐतिहासिक महत्व हो, जिसमें कथा चमत्कार और शौर्यपूर्ण हो, महत्व कार्यों की कल्पना से अतिरंजित होकर बड़ी भव्यता के साथ प्रदर्शन किया गया हो। 10वां पॉइंट है काव्य रूपों का परिचय। साहित्य के इतिहास में अपने भाव और वस्तु के वर्णन करने के कारण से इतना नहीं है कि काव्य रूपों के अध्ययन और हिंदी भाषा के आदिकालीन रूप और विकास को समझने की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चारण काव्यों में हम भक्तिकाल में मुखरित होने वाली चरित्र काव्यों की शैली और कवि छपिये का वीर काव्य शैली में मूल पाते हैं। साहित्यिक अभ्रंश भाषा के काव्य रूपों का विकास भी चारण काव्यों में दिखाई पड़ता है। नए नए काव्य रूपों की उद्भावना एवं कवि चित्त की नवीन छंदों की ओर जाने वाली प्रवृत्ति के रूप समझने के लिए चारण काव्यों का अध्ययन आवश्यक है। चारण काव्यों में छपई पद्धति नवीन साहित्यिक मोड़ की सूचना देती है। इस प्रकार साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की दृष्टि से चारण काव्य का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अंतिम और लास्ट पॉइंट है अर्ध प्रमाणिक रचनाएं यानी मूल स्वरूप ग्रंथों की प्रमाणिकता का अभाव। वीर गाथात्मक अपने अविकृत मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है, अतएव उसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन वीर गाथाओं का उल्लेख किया है उसमें से कई नोटिस मात्र है, क्योंकि वे अप्राप्य है। कुछ के मूल रूप की काल के घात में इतने बदल डाला है कि हम उनके सच्चे स्वरूप का ज्ञान ही नहीं कर सकते। भाषा विकास के अनुसार या उसके रूप को ही बदल दिया है अथवा उसमें बहुत प्रक्षिप्त